Good evening to you all. न्यूज़पेपर आप लोग लगातार पढ़ रहे हैं। आज मैंने डिसाइड किया है कि जो चीज़ें चल रही हैं उस पर एक बार डिस्कस कर दूं, अभी इंडिया पाकिस्तान को लेकर के, और आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी लगातार न्यूज़पेपर पढ़ें और आर्टिकल्स इस पर पढ़ें। केवल ये मत सोचिएगा कि ये चीज़ें केवल इंडिया और पाकिस्तान के संदर्भ में है। इसके जरिए ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को भी समझने की कोशिश करें, नंबर 1। नंबर 2, इसके जरिए इस बात को भी समझने की कोशिश करें कि एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर में हम कहां पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और तीसरी चीज, इसके जरिए हम यह भी समझने की कोशिश करें कि समस्या कहां पर है, फॉल्ट लाइन कहां पर है। दो बातें मैं कहना चाहूंगा। स्टार्टिंग कई सारे प्रश्नों के जरिए ही शुरू करूंगा, समझे। रिसेंट क्राइसिस, और ये बात कर रहा हूं इंडो पाक, और इस क्राइसिस को जहां से मैं पिक करना चाह रहा हूं वो 2-3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न जो उभर कर आता, वाज वार ओनली अल्टरनेटिव? क्या युद्ध एकमात्र विकल्प था? यह पहला प्रश्न है और यह अहम प्रश्न है। दूसरा प्रश्न जो यहां पर उभर कर आता, ठीक है, सैन्य हमले का निर्णय लेते वक्त पहला, क्या अन्य विकल्पों पर विचार किया गया? दूसरा, यह निर्णय लेते वक्त क्या जटिल परिदृश्य को ध्यान में रखा गया? यह दूसरा प्रश्न उभर कर आता। और तीसरा प्रश्न जो यहां पर इमर्ज करता है, क्या हमारे पास प्लान बी और प्लान सी था? यह प्रश्न भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तीसरा प्रश्न जो है, क्या सीज फायर गलत है? और चौथा प्रश्न जो उभर कर सामने आता, इसी प्रश्न के कंटेक्स्ट में, अगर नहीं
तो आलोचना क्यों? चर्चा शुरू करने के पहले एक दो चीजें मैं क्लियर कर दूं बड़े स्पष्ट शब्दों में। उसको मेरा ओपिनियन माने, उसको मेरा बायसनेस माने, जिस रूप में आप लेना चाहें। यह चीज क्लियर कर दूं कि मेरा जो टेक है नो वार का टेक है, बड़े क्लियर शब्दों में। ठीक है। दूसरी बात मैं क्लियर करना चाहूंगा कि मैं सीज फायर के पक्ष में हूं। मैं सीज फायर के अगेंस्ट नहीं। लेकिन इसी के साथ एक और चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, वह यह है कि मेरे पर्सनल ओपिनियन मेरे एनालिसिस को प्रभावित नहीं करेंगे। उसको मैं ये छूट नहीं दूंगा। जहां तक संभव हो सके इस मसले पर पूरी की पूरी जो चर्चा होगी उस चर्चा की ऑब्जेक्टिविटी को मैं मेंटेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। अगर मैं कुछ चीजों पर चर्चा शुरू करूं तो दो तीन चीजें इन ब्रीफ एनडीए की जो पाकिस्तान नीति है उसके फॉल्ट लाइन की ओर इशारा करना चाहूंगा। नहीं, कश्मीर और पाकिस्तान के मसले पर हम लगातार चूक करते रहे, हमसे गलतियां हुई हैं। ठीक है। और अक्सर सेलेक्टिव मैनर में हम उन गलतियों को लेकर के जजमेंटल हो जाते हैं। अक्सर यहां पर मैं ये चीज स्पष्ट कर दूं, कोई भी निर्णय सही या गलत नहीं होता, कोई भी डिसीजन सही या गलत नहीं होता। यह उस निर्णय का परिणाम है जो निर्णय को सही या गलत साबित करता है। ठीक है। जैसे अगर आप देखें, थोड़ा सा पीछे जाऊंगा तब चीजें क्लियर होंगी। और आज मैं सजेस्ट करूंगा कि दिल थाम के बैठिएगा। एक तो मुझे लग रहा है 2-4 दिन और दिक्कत ऐसी वाली रहेगी, तो परेशान मत होइएगा, समझे। यहां पर जब आता हूं तो गर्मी लगनी मुझे भी बंद हो जाती है। अगर 1971 के बाद कहूं तो भारत पाकिस्तान संबंध में गाइडिंग प्रिंसिपल का काम किया शिमला एग्रीमेंट ने। इसने गाइडिंग प्रिंसिपल का काम किया है। ठीक है। और शिमला एग्रीमेंट क्या कहता है? तो शिमला एग्रीमेंट कहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी मसले उभर कर आएंगे, नहीं, उन मसले को बायलैटरल डायलॉग के जरिए सुलझाया जाएगा। भारत पाकिस्तान
आपस में मिल बैठकर उस समस्या का समाधान निकालेंगे। बड़े ही क्लियर शब्दों में वहां पर कहा गया है। और इसी के कंटेक्स्ट में कहूं तो शिमला एग्रीमेंट का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है नो थर्ड पार्टी मीडिएशन। ठीक है, मतलब किसी भी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को हम स्वीकार नहीं करेंगे। Whoever that थर्ड पार्टी इज, वो तीसरा पक्ष कोई भी क्यों ना हो, हम उसकी मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं, ये दो बातें समझ में आ गई? नहीं, आज के कंटेक्स्ट में देखें तो अभी जो सीज फायर हुआ है, इस सीज फायर के कारण पिछले 54 वर्षों से जो शिमला एग्रीमेंट गाइडिंग प्रिंसिपल का काम कर रहा था, वह शिमला एग्रीमेंट खतरे में है। शिमला एग्रीमेंट के बेसिक स्पिरिट का यह वायलेशन है। बड़े क्लियर शब्दों में मैं कह रहा हूं। ठीक है, और अगर इसके कंटेक्स्ट में मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं ये इंडिया पाकिस्तान रिलेशन के कंटेक्स्ट में एक रिग्रेसिव स्टेट है, एक प्रतिगामी कदम है, जो आने वाले समय में इंडियन डिप्लोमेसी के लिए मुश्किलों को बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। नहीं, क्योंकि यह थर्ड पार्टी मीडिएशन जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पक्ष में जाएगा और भारत के अगेंस्ट जाएगा। क्लियर? अब दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, इस चीज को भी समझें। भारत पाकिस्तान द्विपक्षीय संबंधों में समस्या क्या है, बोन ऑफ कंटेंशन क्या है? तो भारत पाकिस्तान बायलैटरल रिलेशन में बोन ऑफ कंटेंशन है कश्मीर। ठीक है, पूरे के पूरे सेंटर में कश्मीर प्रॉब्लम है। और दूसरी बात, पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। आजकल इस पर भी चर्चा चल रही है। पीओके के कंटेक्स्ट में मैं अपने ओपिनियन को आपके सामने रख दूं। ठीक है, और उस ओपिनियन को रखने के पहले एक सूचना आपको दे दूं। 1994 में पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार थी और इंडियन पार्लियामेंट ने यूनानिमसली आम सहमति से पीओके के संदर्भ में प्रस्ताव पारित किया था, जिस प्रस्ताव के जरिए पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बतलाया गया और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को हासिल करने की बात की गई और भारत को सौंपने की अपील की गई। यह थ्योरेटिकल पोजीशन है। ठीक है, अगर मुझसे आप पूछें तो बड़े ही क्लियर शब्दों में मैं कहूंगा कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच जो समस्याएं एग्जिस्ट कर रही हैं, उन समस्याओं का और चाहे जो सॉल्यूशन हो जाए, दो सॉल्यूशन कभी नहीं होगा। ठीक है,
ये प्रैग्मेटिक नजरिए से मैं बात कर रहा हूं, व्यवहारिक नजरिया से अगर देखें, नंबर वन, ना तो कश्मीर हम पाकिस्तान को सौंपने जा रहे हैं, ऐसा कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, यह संभव नहीं है। और एट द सेम टाइम हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भूल जाएं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को हम हासिल नहीं करने जा रहे हैं। हो सकता है कल अगर हमारा वीडियो अपलोड हो तो बहुत गालियां मिले मुझे, बहुत मिले, लेकिन कैटेगरिकली कुछ चीजों को मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। इसलिए स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस पूरे के पूरे आज के लेक्चर में आपको एक विजन और विजुअलाइजेशन दोनों मिलेगा, ठीक है। एक और चीज मैं स्पष्ट कर दूं, इस समस्या का समाधान कहां से मिलेगा? तो मेरी जहां तक समझ कहती है, अभी का जो राजनीतिक परिदृश्य है, करेंट पॉलिटिकल सिनारियो जो भारत का है और पाकिस्तान का जो करेंट पॉलिटिकल सिनारियो है, ठीक है, कश्मीर समस्या के समाधान की मोस्टली दो शर्तें होंगी, मोस्टली फेवरेबल कंडीशन के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं, ठीक है। इस समस्या का समाधान तभी निकल सकता है जब भारत में भाजपा की सरकार हो, अभी जो करेंट पॉलिटिकल सिनारियो हो, नहीं, और पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, उस पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट में पाकिस्तानी मिलिट्री कमांडिंग पोजीशन में हो, पाकिस्तानी सेना सरकार में नियंत्रणकारी भूमिका में हो। पूछिएगा ऐसा क्यों मैं कह रहा? तो ऐसा कहने के पीछे रीजन है, ठीक है। रीजन यह है कि कश्मीर समस्या का और भारत पाकिस्तान संबंध में जो समस्या है, उसका कोई भी ऐसा सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल नहीं होगा जो पाकिस्तानी फौज के लिए एक्सेप्टेबल ना हो, यह संभव ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी फौज तब भी कमांडिंग पोजीशन में होती है जब डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट होता है पाकिस्तान में शासन में, और पाकिस्तानी फौज तब भी कमांडिंग पोजीशन में होती है जब कोई मिलिट्री रूलर होता है, परवेज मुशर्रफ टाइप का। इंडियन कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है वर्तमान पॉलिटिकल सिनारियो में अदर देन भाजपा कोई भी सरकार अगर केंद्र में है तो उसके लिए सॉल्यूशन तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अगर उस कंटेक्स्ट में देखें, रोल ऑफ ऑपोजिशन के कंटेक्स्ट में मैं बात करूं तो एक पॉलिटिकल रहते हुए मैं कहना चाहूंगा कि भाजपा जब विपक्ष में होती है तो उसकी भूमिका नकारात्मक होती है, नकारात्मकता हावी होती है। आप मुझे कह सकते कि ये मेरा पॉलिटिकल बायसनेस है, इट डजंट मैटर, ठीक है। उसकी तुलना में कांग्रेस जब ऑपोजिशन में होती है तो कंपैरेटिवली ज्यादा रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर के साथ सामने आती है। यह अंतर है दोनों के मूल चरित्र में। दूसरा कंटेक्स्ट अगर देखें, कोई भी दूसरी सरकार अगर सॉल्यूशन तक पहुंचने की कोशिश करेगी तो गिव एंड टेक होगा, और जब गिव एंड टेक होगा तो उसे भाजपा के द्वारा, अगर वो गैर भाजपा सरकार है तो उसके द्वारा उसे प्रो पाकिस्तानी, प्रो मुस्लिम, अपीजमेंट ऑफ पाकिस्तान, अपीजमेंट ऑफ मुस्लिम कहकर उसके खिलाफ दुष्प्रचार किया जाएगा। क्लियर? अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें,
एक समय ऐसा आया जब कश्मीर समस्या के समाधान के हम करीब थे, और वो समस्या था पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में जो है, परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के हेड थे, मुखिया थे, जो कि पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष भी रह चुके थे, और कूप के जरिए उन्होंने पाकिस्तान की राजनीतिक सत्ता हथियाई थी तख्ता पलट के जरिए। और भारत में उस समय अटल जी की सरकार थी, अटल जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार थी, और ऐसा कहा जाता है कि लगभग सॉल्यूशन तक पहुंच चुके थे दोनों पक्ष, सहमति दोनों पक्षों के बीच बन चुकी थी, और सहमति यह बनी थी कि करेंटली जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, करेंटली जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, जो नियंत्रण रेखा है, उस नियंत्रण रेखा को इंटरनेशनल बाउंड्री के रूप में एक्सेप्ट किया जाए। ठीक है, मतलब यह कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर के संदर्भ में जो करेंट पोजीशन है, उस करेंट पोजीशन को एक्सेप्ट किया जाए, और पाकिस्तान भारत का जो कश्मीर वाला हिस्सा है उस पर अपनी दावेदारी छोड़े, उस पर भारतीय नियंत्रण को स्वीकार करे। लेकिन इससे पहले की चीजें फाइनलाइज होती, ये न्यूज लीक हो गया या ये न्यूज लीक कर दिया गया, दो में से जो स्थितियां हो। और आपको पता होगा, बचपन से हम लोग सुनते आए हैं कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। कश्मीर हमारी दुखती हुई रग है, और कश्मीर को लेकर के भारतीय जनमानस इमोशनल है, भावनात्मक है। परिणाम यह हुआ कि जो दबाव एनडीए सरकार, अटल जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर निर्मित हुआ, उस दबाव के कारण उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इतनी बातें स्पष्ट। करेंट इस इशू पर आने के पहले एक और बात कहना चाहूंगा, क्योंकि कई बार क्या होता कि आप लोग चीजों को समझने की कोशिश नहीं करते, बिना बैकग्राउंड में गए आप चीजों को समझ ही नहीं सकते। वन बाय वन जैसे जैसे चीजों को आपके सामने खोल करके रख रहा हूं, अब देखिए धीरे 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 चीजें गुत्थी सुलझती हुई दिखाई पड़ेगी। ठीक है, ये एक फैक्ट है, ये रियलिटी है कि पाकिस्तान भारत के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ने की स्थिति में नहीं। ठीक है, और इसलिए पाकिस्तान प्रॉक्सी वार हमेशा से लड़ता रहा है, और वो प्रॉक्सी वार लड़ता रहा है किसके जरिए? क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के जरिए। ठीक है, और ये भारत पाकिस्तान द्विपक्षीय संबंधों के सामान्यीकरण के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। इसके कारण आप देखेंगे कि कई बार नॉर्मलेसी की बहाली होती हुई भी दिखाई पड़ती ना, तो आप क्या पाएंगे कि कुछ न कुछ ऐसा होगा कि एक स्टेप जो हम आगे बढ़े थे, पता चला 3 स्टेप पीछे हटते दिखाई पड़ते। अब वापस आता हूं 2019 पर। ठीक है, 2019 के कंटेक्स्ट में देखें, अनुच्छेद 370 को जो बहुत हद तक निष्प्रभावी बनाया गया, इनइफेक्टिव बनाया गया,
और केवल स्पेशल स्टेटस ही पाकिस्तान का नहीं छीना गया, सॉरी, जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ही नहीं छीना गया, बल्कि एक कदम आगे बढ़ करके देखने की कोशिश करें तो वहां पर आप पाएंगे कि जम्मू कश्मीर से फुल स्टेटहुड को भी छीना गया और उसको रीऑर्गेनाइज करते हुए 2 यूनियन टेरिटरीज क्रिएट किए गए, एक लद्दाख के रूप में विदाउट असेंबली और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर विथ असेंबली। ठीक है। अब अगर आप देखें यहां पर, इसके पीछे रीजन क्या था? बहुत सारे रीजन थे, बहुत सारे रीजन पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन एक स्ट्रैटेजिक कंटेक्स्ट की मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। और स्ट्रैटेजिक कंटेक्स्ट था अफगानिस्तान में जो तालिबान की वापसी होती है, तो अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी ने पाकिस्तान के लिए एक फेवरेबल कंडीशन क्रिएट किया और भारत के लिए उसने मुश्किलों को बढ़ाने का काम किया, बोथ वन एट ए टाइम। अब थोड़ा सा इसको क्लियर करना चाहूंगा। पाकिस्तान के अफगानिस्तान विजन को देखें तो पाकिस्तान अफगानिस्तान को अपने 5th प्रोविंसेस के रूप में देखता है, 5वें प्रांत के रूप में देखता है। ठीक है। अब अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो तालिबान की वापसी के पहले वाली जो स्थिति थी उसमें देखेंगे अफगानिस्तान में जो सरकार थी उस सरकार के साथ भारत की बेटर अंडरस्टैंडिंग थी और इस बेटर अंडरस्टैंडिंग के कारण क्या था कि पाकिस्तान को 2 फ्रंट पर दबाव का सामना करना पड़ता था। एक और अफगानिस्तान के फ्रंट पर भी दबाव था पाकिस्तान के ऊपर और दूसरी ओर भारत के फ्रंट पर भी दबाव पाकिस्तान के ऊपर था। तो कहीं ना कहीं इन दोहरे दबावों के कारण पाकिस्तान चाह करके भी अपना ध्यान इंडिया से लगे हुए बॉर्डर पर फोकस नहीं कर सकती थी। उसकी ऊर्जा, उसकी स्ट्रैटेजी, उसका फोकस वहां पर बदलता था। दूसरी चीज, अफगानिस्तान में जब तक एक ऐसी सरकार थी जिसकी भारत के साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग थी, तो कहीं ना कहीं वह सरकार एक आप कह सकते हैं लाइन ऑफ डिमार्केशन क्रिएट करती थी। वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट के जो इस्लामिक चरमपंथी संगठन थे जो उम्मा की अवधारणा से प्रेरित हैं, नहीं, उम्मा की अवधारणा का मतलब अखिल इस्लामिक साम्राज्य की अवधारणा से प्रेरित हैं, तो इस वहां के जो चरमपंथी संगठन थे और पाकिस्तान के जो चरमपंथी संगठन थे, कहीं ना कहीं उनके बीच अफगानिस्तान में ऐसी सरकार की मौजूदगी जिसकी भारत के साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग है, वो कहीं ना कहीं उस फ्लो को ब्रेक करती थी। तब पाकिस्तान की ओर से भी दबाव भारत पर कम होता था और इस्लामिक चरमपंथियों के दबाव भी भारत पर कम होता था। और यहां पर गौर कीजिएगा, मैं इस्लामिक टेररिज्म शब्द जो अक्सर इस्तेमाल किया जाता, मैं परहेज कर रहा, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, यह चीज ध्यान रखेंगे। अब क्या हुआ, यद्यपि आप देखेंगे
कि अफगानिस्तान की उस सरकार के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग पिछले 11 वर्षों के दौरान गड़बड़ाई। मतलब आप कह लें तालिबान के आने के पहले तक, मई 2014 के बाद उस अंडरस्टैंडिंग पर असर पड़ता है, क्योंकि भारत में मेजोरिटेरियनिज्म का जो उभार है, बहुसंख्यकवाद का जो उभार है, और जिस तरह बहुसंख्यकवादी राजनीति मुसलमानों पर निशाना साधती है, हैट्रेड अगेंस्ट मुस्लिम को वह प्रचारित प्रसारित करती है, तो इसके कारण सब अंडरस्टैंडिंग पर असर पड़ा है। लेकिन फिर भी वहां पर कॉमन स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट ने टू सम एक्सटेंट उस चीज को मेंटेन किया। जैसे तालिबान की वापसी होती है, तब आप देखेंगे सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया के जो इस्लामिक चरमपंथी संगठन थे, उनका पाकिस्तान के इस्लामिक चरमपंथियों के साथ डायरेक्ट लिंकेजेज एस्टेब्लिश होता है, एक फ्लो निर्मित होता हुआ आता नहीं, तो उसका दबाव भारत पर बढ़ता है। और दूसरा, अगर आप देखें, अब पाकिस्तान के लिए यह आसान होता कि वह अफगानिस्तान की ओर से चिंता मुक्त रहकर वह इंडियन बॉर्डर पर अपने को फोकस कर सके। इतनी बातें स्पष्ट हुई। तो कहीं ना कहीं इसने इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को लेकर, भारत की आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा को लेकर के जो नवीन चुनौतियां उत्पन्न की, उन नवीन चुनौतियों के कारण कहीं ना कहीं जो है एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू कश्मीर, ये भारत का स्ट्रैटेजिक कंपल्सन बन जाता है। क्लियर? अब अगर यहां से मैं आगे बढ़ूं, 1998 में अटल जी की जो सरकार थी, अटल जी की सरकार की से एक स्ट्रैटेजिक ब्लंडर होता है, रणनीतिक चूक होती है। और ये ध्यान रखेंगे, वो रणनीतिक चूक जो है, उस रणनीतिक चूक की बड़ी कीमत है, क्योंकि उस रणनीतिक चूक ने क्या किया, इंडिया और पाकिस्तान की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है, दोनों की जो सैन्य और रक्षा क्षमता थी, तो अगर आप देखेंगे ट्रेडिशनली एडवांटेज किसको था? ट्रेडिशनली एडवांटेज जो है भारत को था। भारत बढ़त की स्थिति में था। 1998 के पोखरण विस्फोट ने भारत के उस स्ट्रैटेजिक एडवांटेज को समाप्त कर दिया। अब गौर कीजिएगा, भारत की जो सामरिक बढ़त थी, उसने उस सामरिक बढ़त को समाप्त कर दिया। कैसे समाप्त कर दिया? तो आपको अगर ध्यान होगा, भारत ने पोखरण विस्फोट किया, तो भारत के पोखरण विस्फोट के बाद उसके बाद देखेंगे पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया। और अब क्या हुआ, दोनों की दोनों शक्तियां जो हैं नाभिकीय शक्ति संपन्न हो गई। और जैसे नाभिकीय शक्ति संपन्न दोनों शक्तियां हुई, तो इसके स्ट्रैटेजिक दो कंसिक्वेंसेज होते हैं। इस बात को समझिए। और दो कंसिक्वेंसेज क्या होते? पहला कंसिक्वेंसेज होता, ट्रेडिशनल वॉरफेयर के मामले में जो भारत का स्ट्रैटेजिक एडवांटेज था वो समाप्त हुआ। और दूसरा जो इसका कंसिक्वेंसेज होता, नहीं कि अब तक जो स्ट्रैटेजिक पोजीशन हमारा था
कि हम थर्ड पार्टी के इंटरवेंशन को स्वीकार नहीं करेंगे, हमारा यह स्ट्रैटेजिक पोजीशन कमजोर पड़ा नहीं, क्योंकि दुनिया दो नाभिकीय शक्ति संपन्न देशों को लड़ते हुए नहीं देख सकती, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इस बात को समझें। और अगर दो नाभिकीय शक्ति संपन्न देश आपस में उलझते हैं तो उस स्थिति में आप इंटरनेशनल इंटरफेरेंस से बच नहीं सकते हैं, इंटरनेशनल इंटरफेरेंस को आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। इस बात को समझिए। नहीं, इसने क्या किया, और उसमें भी भारत और पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर के रूप में भारत और पाकिस्तान के इमेज अलग अलग है। गौर कीजिएगा, न्यूक्लियर पावर के रूप में पाकिस्तान का जो इमेज है वो इररेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर के रूप में है। और ऐसा मैं किसी बायसनेस के कारण नहीं कह रहा, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो विशेष करके दो देशों, ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है और दूसरा नॉर्थ कोरिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, समय समय पर यह खबरें आती रही कि उस न्यूक्लियर प्रोग्राम में पाकिस्तानी सहयोग अहम भूमिका निभा रहा है। तो एक तो यह कंटेक्स्ट है, और दूसरा कंटेक्स्ट अगर आप जाकर के देखें तो पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसकी इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्वसनीयता संदिग्ध रही है। और नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ, नॉन स्टेट एक्टर्स मतलब, नॉन स्टेट एक्टर्स का मतलब यह है कि जो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अल-कायदा हो या तालिबान हो, तो नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ उनकी प्रॉक्सिमिटी जो है, उस प्रॉक्सिमिटी ने एक खतरे को जन्म दिया कि कहीं ये न्यूक्लियर वेपन्स नॉन स्टेट एक्टर्स तक भी ना पहुंचे। अब बातें समझ में आई? ठीक है। इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें तो परिस्थितियां कुछ ऐसी निर्मित हुई, समझे, सीने कितने चौड़े हैं इसको कभी भी इंची टेप से मत मापें कि वो 56 इंच का है या 112 इंच का है। अगर इंची टेप से मापना शुरू करेंगे ना तो हमेशा ध्यान रखें डिजास्टर को आमंत्रित करेंगे। कारगिल जो वार होता, उस कारगिल वार के कंटेक्स्ट में देखें, इंडिया ने दो काम किया पोखरण एक्सप्लोजन के बाद। एक तो इंडिया ने अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की घोषणा की, और न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की घोषणा करते हुए इंटरनेशनल कम्युनिटी को दो चीजों का एश्योरेंस दिया। वह एश्योरेंस क्या था? पहला एश्योरेंस दिया, नो फर्स्ट यूज। नो फर्स्ट यूज का मतलब क्या है? नो फर्स्ट यूज का मतलब है कि हम मतलब किसी भी देश के खिलाफ हम न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नाभिकीय हथियारों का इस्तेमाल पहले नहीं करेंगे। यह हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंश्योर किया। इसका मतलब यह हुआ कि हम न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल हम तभी करेंगे जब कोई देश हमारे अगेंस्ट उसका इस्तेमाल करता है या इस्तेमाल की पहल करता है, अदरवाइज नहीं। और दूसरा,
नो यूज ऑफ न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर पावर। हम अपने नाभिकीय हथियारों का इस्तेमाल उन देशों के खिलाफ नहीं करेंगे जो नाभिकीय शक्ति संपन्न नहीं है। ठीक है। तो अब अगर आप जाकर के देखें, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन तो घोषित हमने कर दिया। इस न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को घोषित करने के बाद अब हमारे सामने चुनौती क्या आती है? कारगिल वार आता, सिचुएशन आता, और पाकिस्तान जो है दीपावली में पटाखा छोड़ते हैं नहीं? तो आप में से जो थोड़े ज्यादा साहसी होते क्या करते? बम में जो है हाथ में लेकर के बम जलाते हैं और फेंक देते हैं। तो आप 1998 से लेकर अब तक देख लीजिए, फुस भी बात हो तो ऐसा लगता है पाकिस्तान देता है कि उसके हाथ में बम है, वो उठा के भारत की तरफ फेंक देगा। न्यूक्लियर वेपन के कंटेक्स्ट में उसने बार बार इसी तरह की धमकी दी है। और अगर आपको ध्यान हो, आजकल चर्चा में भी है, जब कारगिल वार चल रहा था उस समय बिल क्लिंटन अमेरिकी राष्ट्रपति थे, और बिल क्लिंटन ने भारत पर उसी तरह दबाव बनाने की कोशिश की जैसे दबाव अभी चीन और ट्रंप के द्वारा बनाए गए हैं, जो चीजें आ रही हैं, समझे? तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है, मैसेज दिया अटल जी को कि पाकिस्तान जो है न्यूक्लियर वेपन करके का प्रयोग करके बर्बाद कर देगा भारत को। तो अटल जी ने रिप्लाई दिया था कि हां, पाकिस्तान ऐसा कर सकता है, लेकिन उसके बाद इतना निश्चित है कि अगले दिन के सनराइज को पाकिस्तान नहीं देख पाएगा। अगले दिन के सनराइज को पाकिस्तान नहीं देख पाएगा। ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम उतने एग्रेसिव अटल जी नहीं थे, समझे? और ना ही बेचारे का सीना उतना चौड़ा था, समझे? लेकिन एक चीज उन्होंने मेंटेन किया, हमने अपनी मिलिट्री की कैजुअलिटी को स्वीकार किया, लेकिन हमने एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, कभी क्रॉस नहीं किया। उसकी बड़ी कीमत हमने चुकाई, और उसका फायदा जो हुआ इंटरनेशनल कम्युनिटी के बीच, न्यूक्लियर पावर के रूप में भारत की साख बढ़ी, एक विश्वसनीय नाभिकीय शक्ति के रूप में भारत सामने आया। और अगर अटल जी का वह इनिशिएटिव नहीं होता तो शायद मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जो 2008 में न्यूक्लियर डील हुआ अमेरिका के साथ, और नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में, नाभिकीय कारोबार में भारत की जो अछूत वाली स्थिति थी, वो शायद समाप्त नहीं होती। देखिए, हर चीज के पॉजिटिव होते हैं, हर चीज के निगेटिव होते हैं। अल्टीमेटली अगर आप जाकर के देखें, और कारगिल वार की पृष्ठभूमि में अमेरिका की भूमिका अगर देखें तो वह एक महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु है भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों में, क्योंकि उसके बाद भारत और अमेरिका के बीच सरकारें चाहे जो रही हो, निकटता लगातार बढ़ती चली गई। अब अगर वहां से हम आगे बढ़ें, यहां तक चीजें स्पष्ट हुई, क्योंकि धीरे धीरे अभी जितने प्रश्न उठ रहे हैं, जितनी चर्चा मैं कर रहा हूं, वहां से उन प्रश्नों के आपको जवाब मिलते चलेंगे। मई 2014 के पहले जो भारत की विदेश नीति थी, और मई 2014 के बाद भारत की जो विदेश नीति रही, अगर आप देखें तो उसमें एक बड़ा फर्क आया। बड़ा फर्क क्या आया?
सॉरी। तो बड़ा फर्क यह आया, मई 2014 के पहले भी हम अमेरिका के करीब जा रहे थे, लेकिन हमने अपनी विदेश नीति में स्ट्रैटेजिक बैलेंस को मेंटेन किया। एक संतुलन को हमने बनाए रखा अमेरिका के करीब जाने के बावजूद। और हमेशा ध्यान रखें, विदेश नीति में यह संतुलन अहम होता है। कैसे, यह पता चलेगा आपको। अब अगर आप जाकर के देखें मई 2014 के बाद क्या होता है, हमारी विदेश नीति जो है वह अमेरिका ओरिएंटेड होती चली गई और हमने उस स्ट्रैटेजिक बैलेंस को मेंटेन करने की नीति छोड़ दी। उसका अपवाद केवल आपको दिखाई पड़ेगा कहां पर, यूक्रेन क्राइसिस की पृष्ठभूमि में। अब गौर करें, हमने अमेरिका पर सब कुछ दांव लगाया और अमेरिका पर दांव लगाने का परिणाम क्या होता है, इस बात को समझें। अमेरिका के पीछे जो हमने दांव लगाया, अगर आप उसको देखें तो उसकी कीमत हमें अफगानिस्तान में चुकानी पड़ी। क्योंकि हमेशा ध्यान रखें, अफगान प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए दो लाइन हमारे साथ काम करता रहा, एक अमेरिका के नेतृत्व में और दूसरा उसके पैरेलली ईरान, रसिया, चाइना, उनके नेतृत्व में। तो जैसे हमने स्ट्रैटेजिक बैलेंस लूज किया और हम किसकी तरफ मुड़ते चले गए, अमेरिका की तरफ शिफ्ट होते चले गए, अमेरिकन खेमे का हिस्सा बनते चले गए, वहां से परेशानी क्या हुई, वहां से परेशानी बढ़ती चली गई। झटका हमें कब लगा, हमेशा ध्यान रखें, बनिया कभी किसी का दोस्त नहीं होता। बनिया कभी किसी का दोस्त नहीं होता है। और अमेरिका क्या है, टिपिकल बनिया है, टिपिकल बनिया। और उसमें भी जो है, एक तो अमेरिका अपने बनिया और उसमें भी भस्मासुर वाले बनिया डोनाल्ड ट्रंप अभी अमेरिका का नेतृत्व कर रहे हैं। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें, जैसे हम अफगानिस्तान के मसले पर अमेरिका के साथ थे, स्ट्रैटेजिक पार्टनर तो मैं यूज नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा सामरिक सहयोगी की भूमिका में थे और अफगानिस्तान में हमारे स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। तो कायदे से अमेरिका को चाहिए था कि उस मसले पर कोई निर्णय ले रहा है तो हमें कॉन्फिडेंस में ले, हमारे कंसर्न को जाने, हमारे कंसर्न को समझे। एक तो यह कंटेक्स्ट हुआ। जैसे अमेरिका ने तालिबान से समझौता किया, हमारे पैर के नीचे की जमीन खिसक गई। तो एक तो झटका वहां लगा। दूसरा झटका जो हमें लगा, अभी अभी बांग्लादेश में लगा नहीं। और तीसरा झटका अगर आप जाकर के देखें तो अभी पाकिस्तान के साथ जो भारत का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसमें हमें झटका लगा। और यह ऐसा झटका है जिससे संभल पाना मुझे लगता है भारत के लिए आसान नहीं होगा, मेरी जो थोड़ी बहुत समझ कहती है। अब आगे चीजें कैसे मूव करती हैं ये तो आने वाला समय बतलाएगा, लेकिन यह चीज कह सकता हूं कि यह झटका भारत के लिए, यह झटका वर्तमान सरकार के लिए और यह झटका वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की करिश्माई नेतृत्व के लिए
जो है, यह झटका आसान नहीं होने जा रहा, ये मेरी समझ करती है। यद्यपि डैमेज कंट्रोल के मोड में है, प्रोपेगेंडा मशीनरी पूरी तरह से एक्टिव है, लेकिन इमोशन तर्क नहीं जानता। यहां तक बातें स्पष्ट हुई। अब अगर आप जाकर के देखें, अब स्पेसिफिक मैं आता हूं भारत की पाकिस्तान नीति के ऊपर, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। और हमेशा ध्यान रखें, जो चर्चा आपके साथ हो रही है, सबसे बड़ी आप लोगों के साथ समस्या है, न्यूज़पेपर से कटे रहते हैं। दूसरी बड़ी समस्या जो आपकी है, सोशल मीडिया से लेकर के यूट्यूब तक खेमे में बट करके डिस्कशन सुनते हैं, जो कभी भी मुकम्मल समझ विकसित नहीं होने देगा। ठीक है, अगर सुनते हैं तो दोनों पक्षों को सुने। जब तक दोनों पक्षों को नहीं सुनेंगे, समझ विकसित नहीं होगी। अब अगर आप जाकर के देखें तो करेंट भारत की पाकिस्तान नीति पर आऊं तो आप देखेंगे मनमोहन सिंह की सरकार 2008 से नो टॉक विथ पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं तब तक जब तक पाकिस्तान प्रभावी तरीके से सीमा पार आतंकी गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगाता, जब तक कि वह सीबीटी को इफेक्टिवली चेक नहीं करता, तब तक पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं। यह मनमोहन सरकार की 2008 के बाद घोषित नीति रही। और यहां पर एक बात समझिए, डिप्लोमेसी में बैक चैनल की अपनी अहमियत होती है, और बैक चैनल जो है वो डिसिसिव रोल प्ले करता है, निर्णायक भूमिका बैक चैनल की होती है। तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो भले ही औपचारिक रूप से भारत वार्ता की मेज पर पाकिस्तान के साथ नहीं था, लेकिन बैक चैनल से उसने लगातार पाकिस्तान को इंगेज किया, और उस इंगेजमेंट के जरिए लगातार बैक चैनल से भारत ने नो टॉक की पॉलिसी जो प्रेशर क्रिएट करती थी उसको कैपिटलाइज उसने करवाने की कोशिश की, और उस बैक चैनल ने टू सम एक्सटेंट पाकिस्तान को चेक करने का भी काम किया। ठीक है, मई 2014 के बाद क्या होता, मई 2014 के बाद देखेंगे एक सिचुएशन क्रिएट होता है, आपको लगेगा कि भारत की कोई पाकिस्तान नीति ही नहीं है, लैक ऑफ क्लैरिटी की स्थिति दिखाई पड़ती, अस्पष्टता और पाकिस्तान नीति को लेकर अस्पष्टता दिखाई पड़ती है। ठीक है, और अगर इसके कंटेक्स्ट में बात करूं तो समस्या क्या वहां पर उभर करके सामने आती है, तो वहां पर अगर जाकर के देखें तो समस्या यह उभर करके सामने आती है, मतलब चलो आज कुछ तूफानी करते हैं वाला, फिर ऐसे सिचुएशन आई
कई हमने रणनीतिक भूलें की हैं। जैसे आप देखेंगे पठानकोट जो एयरबेस था, उस पर जब अटैक होता है तो हमने पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेशन टीम को परमिट किया और जो इन्वेस्टिगेशन टीम आई उसमें पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग मौजूद थे। आज भी इसको स्ट्रैटेजिक ब्लंडर माना जाता है। यहां पर एक चूक ये होती, फिर जब हम नो टॉक की पॉलिसी की ओर लौटे तो हमने उस बैक चैनल इंगेजमेंट को भी बंद कर दिया। ठीक है, मतलब एक तरह से कहें तो पाकिस्तान के साथ हम कट ऑफ होते चले गए। और आप देखेंगे अभी 3 दिन 4 दिन से राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में एक स्पीच दिया था जो वायरल है, वीडियो सोशल मीडिया पर उपलब्ध है, जिसमें वर्तमान सरकार की पाकिस्तान नीति पर अटैक करते हुए उन्होंने कहा कि आपने इतने दिनों में यही किया कि पाकिस्तान को चीन के करीब धकेला और इतना करीब धकेला कि पाकिस्तान और चीन जो है स्ट्रैटेजिक पार्टनर के रूप में इमर्ज करते। ठीक है, तो अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, पाकिस्तान चीन के करीब पहुंचता चला गया। अभी भी अगर आप देखें तो चीन ने खुलकर के पाकिस्तान का पक्ष लिया और चीन ने केवल पाकिस्तान का पक्ष नहीं लिया, बल्कि अगर आप देखें तो हर तरह से पाकिस्तान का सहयोग किया और यहां तक कि मिडनाइट में भारत के एक राफेल विमान, इंडियन गवर्नमेंट ने अब तक इस पर ऑफिशियल कुछ क्लियर नहीं किया है, ये कह दूं, लेकिन लंदन से प्रकाशित द टेलीग्राफ ने इसको डिकोड किया है और उसकी रिपोर्ट आई है कि भारत के एक राफेल विमान को जो है मार गिराया पाकिस्तान ने और दूसरा राफेल विमान को उसने डैमेज किया, जो किसी तरह से वहां से बच निकलने में कामयाब रहा। जिस पर अब क्या सच क्या झूठ ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये चीजें क्लियर कट रूप में सामने आ रही हैं कि चीन मजबूती से हर तरीके से पाकिस्तान के साथ खड़ा था। और मुझे लगता 15-20 मिनट का जिस दिन अटैक हुआ था उसके अगले दिन जो मैंने ब्रीफिंग दी थी आपको, उस दिन भी मैंने इसकी ओर इशारा किया था कि चीन के पाकिस्तान में स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट हैं और वो कभी भी इंडिया को इसके लिए परमिट नहीं करेगा। इवन पीओके के कंटेक्स्ट में मैंने ये चर्चा की थी। एक और गलती हमने की पाकिस्तान नीति के फ्रंट पर। देखिए, जब देश के भीतर हम चर्चा कर रहे होते तो किसी पर्टिकुलर सरकार की गलती हो सकती, और जब हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात कर रहे होते तो वो इंडिया के फ्रंट पर गलती होती। मतलब मुझे लगता है 15 अगस्त 2015 यह वह दिन है जिस दिन हमने उस मोरल एडवांटेज को खोया, जो मोरल एथिकल एडवांटेज था पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट में हमारा, हमने उस एडवांटेज को भी खो दिया। पहली बार भारत के किसी प्रधानमंत्री ने रेड फोर्ट से दिए गए स्पीच में बलूचिस्तान का उल्लेख किया, और केवल उल्लेख नहीं किया
जैसे हमारी कश्मीर दुखती हुई रग है, उसी तरह पाकिस्तान की कई दुखती रगें हैं। उन दुखती रगों में कश्मीर भी है, उन दुखती रगों में बलूचिस्तान भी है। प्राइम मिनिस्टर के उस स्पीच के बाद, क्योंकि पाकिस्तान तो लंबे समय से कहता रहा है कि बलूच विद्रोहियों के पीछे भारत मौजूद है, भारत का बैकअप मौजूद है, भारत का सपोर्ट मौजूद है। पहली बार हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रेड फोर्ट से जो कहा, उसने पाकिस्तान के इस एक्विजिशन को ऑथेंटिकेट करने का काम किया, और वहां पर हमने उस मोरल एडवांटेज को भी लूज किया जो पाकिस्तान के साथ हमारे साथ था। क्योंकि हमने कहीं पर कभी भी, अगर आप देखें और सही मायने में पूछें, तो कभी भी मेन स्ट्रीम में यह चर्चा का विषय हमने नहीं सुना कि बलूच विद्रोहियों के पीछे भारत का इन्वॉल्वमेंट है। वो पर्दे के पीछे से रहा, हमने उसको पर्दे के सामने ला दिया। मुझे लगता है यह हमारा स्ट्रैटेजिक ब्लंडर था। रेस से अगर आप जाकर के देखें तो रेस जो है एक एंटी मुस्लिम हैट्रेड का जो इन्वायरमेंट हमने क्रिएट किया, और अगर आप देखें वार मोंगरिंग का जो इन्वायरमेंट हमने क्रिएट किया। मतलब आप जाकर के देखें कि एक ऐसा वातावरण हमने निर्मित कर दिया जिस वातावरण में लाहौर पर भी हमने कब्जा कर लिया, इस्लामाबाद पर भी कब्जा कर लिया, बलूचिस्तान को भी अलग करवा दिया हमने, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भी हासिल कर लिया। मतलब भारतीय मीडिया का, मेन स्ट्रीम मीडिया का ऐसा घृणित रूप मैंने नहीं देखा था। ऐसा इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर जो है आज तक हमने नहीं देखा था। और जिस तरीके से उसने नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाकर के काम किया, इस तरीके से काम किया है कि सेना को आकर के जो है फैक्ट चेक करना पड़ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को आकर के फैक्ट चेक करना पड़ रहा है। तो सवाल यह उठता कि ऑपरेशन के एक दिन पहले जो गाइडलाइन इशू किए गए थे, क्या द वायर को बैन करने के लिए गाइडलाइन इशू हुए थे, या ये गाइडलाइन सबके लिए थे? और अगर सबके लिए थे तो जिन लोगों ने भारत के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को, भारत के नेशनल इंटरेस्ट को एडवर्सली प्रभावित किया, उनके अगेंस्ट कार्रवाई क्यों नहीं हुई? फेक न्यूज, हेट न्यूज को जो जिन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की, उनके अगेंस्ट कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यह कार्रवाई तो वहीं से शुरू होनी थी जहां पर पहलगाम आतंकी घटना के बाद कश्मीरियों के अगेंस्ट हैट्रेड को स्प्रेड करने की कोशिश की गई, मुसलमानों के अगेंस्ट हैट्रेड को करने की कोशिश की गई। और क्या आपको लगता है सोफिया कुरैशी के चेहरे को सामने ला करके क्या आपको लगता है आप ब्रीच कर देंगे? सिंबॉलिक उसकी अहमियत हो सकती है, लेकिन डैमेज, ऐसे डैमेज कंट्रोल की दिशा में आपको पहल करनी पड़ी जो डैमेज आपने खुद क्रिएट किया है। उस गैप को आपने को भरने की कोशिश करनी पड़ी जो गैप आपके द्वारा वाइडन किया गया है। आप इस बात को समझें। अब मैं वापस आता अपने मूल प्रश्न पर, क्योंकि मोटा मोटी एक आउटलाइन मैंने आपको दे दिया। बस दो बिंदु और समझ लें। आप इस बात को समझें कि साउथ एशिया दुनिया का सबसे संवेदनशील क्षेत्र है, वर्तमान में सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्र है। क्योंकि साउथ एशिया में 1948 में वार हो चुके हैं, 1965 में वार हो चुके हैं, फुल फ्लेज वार।
1971 में वार हो चुके हैं और कारगिल में लिमिटेड वार। दुनिया के किसी जोन में ऐसी स्थिति नहीं दिखाई पड़ेगी। और दूसरी स्थिति, जो ट्रेडिशनल राइवल यहां पर हैं, भारत और पाकिस्तान, ये दोनों नाभिकीय शक्ति संपन्न देश हैं। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो न्यूक्लियर वार और न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह दुनिया का मोस्ट सेंसिटिव जोन होता। इसलिए आप ये उम्मीद मत करें कि भारत और पाकिस्तान जब लड़ेंगे तो दुनिया के अन्य देश जो हैं हाथ पर हाथ धर के बैठे रहेंगे, या वो एक के पक्ष में होंगे और दूसरे के विरुद्ध होंगे, क्योंकि उसकी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी होगी अगर यह वार न्यूक्लियर वार में कन्वर्ट होता है तो। और ऐसा नहीं होने दिया जाएगा, आगे भी मैं कह रहा हूं। ठीक है। अगेन अगर आप जाकर के देखें, देखेंगे तो चाइना और पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में पाकिस्तान स्ट्रैटेजिकली महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी इकोनॉमिक बेल्ट जो है, उसी इकोनॉमिक बेल्ट जो लैंड रूट है निर्मित हो रहा है, अगर आप देखें तो उसी का हिस्सा है चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर। जो चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है गिलगिट बाल्टिस्तान से जाकर के गुजरता है। और अगर आप जाकर के देखें तो चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर को केवल भारत से खतरा नहीं है, पाकिस्तान के भीतर जो रिबेल्स हैं कहीं ना कहीं उनसे भी खतरा है। और चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर की सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए अगर आप देखें तो वहां पर चाइना का मिलिट्री प्रेजेंस भी है, चाइना का स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस भी है। तो इन दो बातों को समझना होगा आपको। अब सवाल यह उठता, क्या युद्ध एकमात्र विकल्प था? यह प्रश्न एक अहम प्रश्न है। क्या अन्य विकल्पों पर विचार किया गया? यह दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अभी मैं इस प्रश्न पर जाने से परहेज करूंगा, उपयुक्त समय नहीं है इस प्रश्न पर विचार का। ठीक है, तो इसलिए उस पर मैं चर्चा से परहेज करूंगा। हाँ, यह जरूर मैं कहूंगा अटल जी को ही कोट करते हुए कि हम सब कुछ कर सकते हैं, अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकते। और अगर आप चाहते हैं तो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को इंश्योर करना होगा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को सुनिश्चित करना होगा। और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का मतलब समझते हैं? भारत पाकिस्तान के अस्तित्व को स्वीकार करे, पाकिस्तान भारत के अस्तित्व को स्वीकार करे। ये दोनों पक्षों को समझना होगा, एक पक्ष की बात नहीं। इस बात को समझिए। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि हमेशा फेल्ड स्टेट के रूप में पाकिस्तान भारत की परेशानी का सबब बनेगा। देखिए, पहले और अभी में एक फर्क क्या आया है?
आप गौर करें, मई 2014 के बाद से हमेशा पाकिस्तान भारत के नेशनल डिस्कोर्स का हिस्सा रहा है। और मई 2014 के बाद से देखें तो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट और एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट दोनों को इंटीग्रेट करने की कोशिश हुई है, और उसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव है। नहीं, जिससे भी हम असहमत होते तुरंत हमारे यहां एक पाकिस्तान वीजा के स्पेशलाइज्ड मिनिस्टर हैं, संयोग से हमारे क्षेत्र के सांसद भी हैं और केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह जी, तुरंत पाकिस्तान का वीजा इशू करने लगते हैं। ठीक है, तो इस चीज को समझने की कोशिश करें। इसने मुश्किलों को कम नहीं किया है, इसने मुश्किलों को बढ़ाया है। और अगर आप जाकर के देखें, इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेज के लिए भारत के भीतर इसके कारण अनुकूल परिस्थितियां निर्मित हुई हैं। हम इस बात को समझें। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक अच्छी चीज जो रही, मतलब सारी चीजों के बावजूद अगर मुझसे पूछें तो 2-3 अच्छी चीजें रही हैं अभी। पहली चीज, भारत ने लिमिटेड अटैक की पॉलिसी अपनाई है, जिसके लिए टर्म यूज किया गया प्रिसीजन अटैक। हमने टेररिस्ट आउटफिट को पहचाना, आइडेंटिफाई किया, नहीं, और इजराइल की तरह हमने प्रिसाइज मैनर में हमने उसको ध्वस्त करने की कोशिश की। ये एक अच्छी चीज रही, मतलब हमने उसको स्प्रेड नहीं होने दिया, इस लिमिटेड अटैक को वार का फॉर्म नहीं लेने दिया। ये अच्छी चीज रही। और इस फ्रंट पर निश्चित तौर पर, मतलब आपको भारत की जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है, भारत की जो डिफेंस स्ट्रैटेजी है, और भारत के जो डिफेंस पर्सनल्स हैं, उनकी भी तारीफ करनी होगी। और भारत की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, क्योंकि अल्टीमेटली निर्णय कौन लेती है, निर्णय पॉलिटिकल लीडरशिप के द्वारा लिए जाते हैं, उनकी भी तारीफ करनी होगी। तारीफ नहीं करनी होगी ये बात नहीं। और दूसरी जो अच्छी चीज हुई, वो दूसरी अच्छी चीज हुई कि समय रहते सीज फायर हो गया। इसने सिचुएशन को डिटोरिएट होने से रोका। लेकिन एक बात मैं अक्सर कहता, हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो पिछले 11-12 वर्षों के दौरान सचेत रूप से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बेनिफिट और एडवांटेज को ध्यान में रखते हुए जो एक बड़ा ग्रुप क्रिएट किया गया है, जो ऑर्गेनाइज्ड है और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में काम करता है। आज अगर आप जाकर के देखें तो सीज फायर के फैसले से सबसे ज्यादा निराश कौन है? वो ग्रुप है। सबसे ज्यादा अटैक उसके द्वारा किया जा रहा है। ऑपोजिशन अगर अटैक कर रहा है, उसके सीज फायर से वो असहमत नहीं है, वो सीज फायर के अगेंस्ट नहीं है। ऑपोजिशन का अटैक एक अलग रीजन से है।
यहां पर जो मुझे एक बात समझ में आती है कि मुझे लगता कि कहीं ना कहीं पिछले 11-12 वर्षों के दौरान अगर देखें तो वैश्विक परिदृश्य में हमारी मुश्किलें बढ़ी हैं। मेरे इस शब्द को ध्यान में रखिएगा, वैश्विक परिदृश्य में हमारी मुश्किलें बढ़ी हैं। कैसे मुश्किलें बढ़ी हैं? भारत का जो आक्रामक राष्ट्रवाद है, भारत के उस आक्रामक राष्ट्रवाद के केंद्र में जो मुस्लिम विरोधी भावनाएं हैं, और दूसरा भारत के उस आक्रामक राष्ट्रवाद के केंद्र में भारत की जो वैश्विक महत्वाकांक्षा है, नहीं, तीसरा कंटेक्स्ट देखें, भारत का जो आर्थिक उभार है, अगर आप देखें तो ये सारी चीजें मिलकर के ग्लोबल ऑर्डर में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर रही हैं। और मेरी बातों को सावधानी से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ग्लोबल ऑर्डर में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर रही हैं, और ग्लोबल ऑर्डर का यह डिस्टर्बेंसेस जो है वह ग्लोबल कम्युनिटी के लिए, उस वर्ल्ड ऑर्डर में जो लीडिंग पोजीशन पर हैं उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। इस बात को ध्यान में रखें। वो इस चीज को लेकर बहुत सहज नहीं है, क्योंकि वो भारत का अपने तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं और वो भारत को अपने तरीके से नियंत्रित करना चाहते हैं। सवाल यह उठता, जब हम प्रिसाइज मैनर में अटैक की रणनीति पर काम कर रहे थे, क्या आपको नहीं लगता कि अगर वार मॉन्गरिंग के इन्वायरमेंट को क्रिएट किए बिना अगर सिमिलर स्ट्रैटेजी को फॉलो किया जाता तो शायद भारत के लिए चीजें थोड़ी सी आसान होती? मेरी बातें समझ रहे हैं ये? नहीं, भारत के लिए चीजें थोड़ी सी आसान होती, लेकिन इस वार मॉन्गरिंग ने कहीं ना कहीं जो है ये मैसेज देने का काम किया कि ये वार लंबा खींच सकता है, और वो सिचुएशन एक्सेप्टेबल नहीं था ग्लोबल कम्युनिटी के लिए। दूसरी चीज, प्रिसाइज मैनर में जो अटैक किए गए तो निश्चित तौर पर यह भारत की सैन्य क्षमता का भी प्रदर्शन था, इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर आप देखें तो बेसिकली 1971 के बाद पहली बार भारत अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है। यहां पर कारगिल में तो हमने डिफेंसिव मैनर में वर्क किया, वह सैन्य क्षमता का प्रदर्शन नहीं था। कारगिल बैकफुट पर रहते हुए हमने अपने इंटरेस्ट को डिफेंड करने की कोशिश की। तो सवाल यह उठता है कि जब स्ट्रैटेजी बनाई जा रही थी तो क्या इस प्रश्न पर विचार किया गया कि जो इनिशिएटिव हम लेने जा रहे हैं, पाकिस्तान कैसे रिटेलिएट करेगा, ग्लोबल कम्युनिटी कैसे रिटेलिएट करेगी, चाइना का क्या रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन को हम काउंटर करने की स्थिति में है या नहीं, उसको मैनेज करने की स्थिति में है या नहीं। अमेरिका के साथ ऑलरेडी हमारे साथ संबंध बहुत सामान्य नहीं थे, नहीं, ट्रंप के आने के बाद से अमेरिका के साथ हमारे संबंध हिचको ले खा रहे हैं, नहीं,
और विशेष रूप से यूक्रेन क्राइसिस की पृष्ठभूमि में अगर आप देखें, बायलैटरल अमेरिका के साथ बायलैटरल रिलेशन की अंडरस्टैंडिंग भी प्रभावित हुई है। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो मुझे जो चीजें लगती हैं कि कहीं ना कहीं वो जो प्लान बी और प्लान सी होना चाहिए, वो प्लान बी प्लान सी हमारे पास नहीं था। ठीक है, और इसलिए अगर आप जाकर के देखें, जब डिप्लोमेटिक प्रेशर हम पर बिल्ड होता, जब इंटरनेशनल प्रेशर हम पर बिल्ड होता, तो उस इंटरनेशनल प्रेशर के आगे हम सकम्ब करते दिखाई पड़ते। आप कहते रहिए जो आपको कहना हो, आप जो कुछ कहने जा रहे हैं। सीज फायर की घोषणा के बाद पाकिस्तान ने जो है उसी रात अटैक के जरिए जो है उसने आप जो भी क्लेम करते उसको काउंटर बैलेंस कर दिया। ठीक है, दूसरी चीज जो यहां पर उभर करके आती है, यहां मैं केवल डिप्लोमेटिक कॉन्सिक्वेंसेज की बात नहीं कर रहा, यहां पर एक और बात करूंगा, इकोनॉमिक सिनारियो। देखिए, कोई भी हम निर्णय लेते हैं, कोई भी हम इनिशिएटिव लेते हैं, तो एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते, लागत लाभ का विश्लेषण करते। इस पूरे के पूरे सिनारियो में अगर आप देखें तो मैं बार बार कहता हूं, खोने के लिए भारत के पास था, पाकिस्तान के पास कुछ खोने के लिए नहीं था। और विशेष रूप से अगर आप जाकर के देखें, ठीक है, थैंक्स टू द सेंस व्हिच प्रिवेल्ड, जिसके कारण सीज फायर हुआ, नहीं तो इसके जो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज होते शायद भारत झेल पाने की स्थिति में नहीं था। ये मेरी समझ कहती है। ठीक है, अब यहां पर जो प्रश्न उभर करके आता, एक लाइन हमेशा ध्यान रखिए, राजनीति में और डिप्लोमेसी में, राजनीति में और डिप्लोमेसी में, कूटनीति में, नो वन इज परमानेंट फ्रेंड, नो वन इज परमानेंट एनिमी। कोई अस्थाई दोस्त नहीं होता, कोई अस्थाई दुश्मन नहीं होता। इस बात को ध्यान रखें। और जब मैं फुल फ्लेज वार के कंसिक्वेंसेज की बात करता, जब मैं फुल फ्लेज वार के कंसिक्वेंसेज की बात करता, तो ये कंसिक्वेंसेज दो कंटेक्स्ट में, देखिए धीरे धीरे व्याख्याएं सामने आएंगी। जिस तरह यूक्रेन क्राइसिस ने सबसे अधिक बेनिफिटेड कौन हुआ? अमेरिका। ठीक उसी प्रकार भारत और पाकिस्तान के बीच जो परिस्थितियां निर्मित हुई हैं, जस्ट बिलीव मी, सबसे अधिक इससे बेनिफिटेड अगर कोई होगा तो अमेरिका होगा और यूरोपियन कंट्री होंगे, क्योंकि उन्हें यह पता है कि इंडिया पर दबाव है अपने डिफेंस सेक्टर के मॉडर्नाइजेशन का और अपग्रेडेशन का, और इस क्रम में डिफेंस इक्विपमेंट का भारत बड़ा बाजार आने वाले समय में होने जा रहा है। ठीक है, क्या आपको नहीं लगता कि इस सिचुएशन के बाद निश्चित तौर पर भारत को, और जो परिस्थिति पैदा हुई, जिस तरीके से तकनीक से लेकर के उपकरणों तक चीन ने सहयोग किया पाकिस्तान के साथ, जिसके कारण हमारे सामने मुश्किलें आई हैं, नहीं आई है ये बात नहीं। ठीक है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इसने हमारे सामने नए चैलेंजेस क्रिएट किए हैं, और उन नए चैलेंजेस को रिस्पॉन्ड करने के लिए डिफेंस सेक्टर के मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की प्रक्रिया को हमें तेज करना होगा?
और यह तब तक संभव नहीं होगा जब तक हम डिफेंस बजट नहीं बढ़ाते। और डिफेंस बजट को बढ़ाने का मतलब होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के फ्रंट पर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी का प्रभावित होना। क्या आपको लगता है उसकी कीमत नहीं होगी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के फ्रंट पर? और उससे बेनिफिटेड कौन होगा? दूसरी बात, जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपने यह कैसे भुला दिया कि भारत का बायलैटरल ट्रेड चाइना के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों मिलाकर के, इनडायरेक्टली कह रहा हूं विथ हांगकांग, यह करीब करीब $150 बिलियन से ज्यादा का है। 150 बिलियन से ज्यादा का यह बायलैटरल ट्रेड है। और क्या आपको नहीं लग रहा है कि ट्रेड का लगातार डिप्लोमेटिक टूल्स के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या उस कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए था? नहीं, हमने पानी तो बंद कर दिया, लेकिन अजीत डोभाल जी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनके बेटे जिस कंपनी में पार्टनर है, क्या उस कंपनी ने पाकिस्तान के साथ कारोबार बंद किया? क्या अडानी ने पाकिस्तान के साथ कारोबार बंद किया? और ये जो घटना घटी है, इसमें सिक्योरिटी लैप्स की बात आ रही है। अडानी का एक पावर प्रोजेक्ट है, उस पावर प्रोजेक्ट को फ्लोर पर उतारने के लिए जो है, जो उसके टर्म एंड कंडीशन थे वहां के सिक्योरिटी सिनारियो के, उसमें ढील दी गई। ये तो ऑन फ्लोर पर है, काफी समय से ये चीजें मीडिया में आ रही हैं। सारी चीजों के बावजूद जो मैं कहना चाहूंगा, मेरी नजरों में, मेरी समझ जहां तक कहती है, मैं इस सरकार की आलोचना सीज फायर के लिए नहीं कर रहा, लेकिन सवाल यह उठता, और मैं यह भी नहीं कहता ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में बार बार मैं कहता, पॉलिटी में आपके साथ सॉवरेंटी टर्म को हमने डिफाइन किया। देखिए कैसे आंसर को हम वैल्यू एडिशन इंश्योर करते हैं। हमने सॉवरेंटी पर विस्तार से चर्चा की कि सॉवरेंटी शब्द की जो प्रियम्बल में मौजूदगी है, उस मौजूदगी का वर्तमान में क्या औचित्य है और कितना औचित्य, कितना हुआ रेलिवेंट है, चर्चा की ना? नहीं, ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में सॉवरेंटी की बात बहुत मुश्किल है। कोई भी देश ये नहीं कह सकता कि हम सॉवरेन हैं। जब अमेरिका ये दावा नहीं कर सकता, नहीं, जब ट्रंप को जो प्रेशर क्रिएट हुआ इंटरनल और एक्सटर्नल, उस प्रेशर के कारण न्यू टैरिफ रेजिम को जो है कि इंप्लीमेंटेशन पर रोक लगानी पड़ी। तो सवाल यहां पर यह उभर करके सामने आता, निश्चित तौर पर चाहे ग्लोबलाइजेशन वाले फैक्टर हों या हमने कहा कि न्यूक्लियर वार की संभावनाओं वाले फैक्टर हैं, ऐसी स्थिति में आप इंटरनेशनल इंटरफेरेंस को डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन सवाल यह उठता कि डिप्लोमेसी में बैक चैनल भी कोई चीज होती है, बैक चैनल से काम होते हैं। नहीं, ठीक है, अटल जी ने क्लिंटन को यह किया, लेकिन वहां पर भी प्रेशर काम कर रहा था। और हमने अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन और अमेरिका को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए वहां पर भी हमने वर्बल एश्योरेंस दिया था कि हम एलओसी क्रॉस नहीं करेंगे। हमने ये एश्योरेंस दिया था और हमने उस एश्योरेंस को फुलफिल किया। लेकिन क्या बिल क्लिंटन ने सीज फायर की पहली ऑफिशियल घोषणा किसके द्वारा की जाती है? डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, मेरे ख्याल से 5:33 पर, 5:38 पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति के द्वारा इसकी घोषणा की जाती है।
और वो जो विदेश सचिव है ना, नहीं सॉरी, विदेश सचिव मंत्री, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो वेंस थे, नहीं, और दोनों के द्वारा क्लेम किया जाता कि हमने मीडिएट करते हुए इसको, नहीं, उसके बाद शहबाज शरीफ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का ट्वीट आता है और अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद करते हुए, मीडिएशन के लिए धन्यवाद करते हुए और सीज फायर पर सहमति बनाने के लिए उनका धन्यवाद करते हैं, नहीं, और अभी तक मिलिट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो ट्वीट किया, क्या भारत के प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री इनका ऑफिशियल स्टैंड सामने आया इस मसले पर? क्या सीज फायर की घोषणा की गई? अगर सीज फायर हुआ तो सीज फायर की घोषणा शिमला एग्रीमेंट के प्रोविजन के तहत भारत और पाकिस्तान को करनी चाहिए थी, उनके राष्ट्राध्यक्षों को करनी चाहिए, उनके मुखिया को करनी चाहिए थी। पता चला सीज फायर की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा की जा रही, अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा की जा रही, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के द्वारा की जा रही है, और इन तीनों में एक कंसिस्टेंसी है लाइन में। आलोचना जो इस सरकार की हो रही है सीज फायर के मसले पर, इस बिंदु के कारण हो रही है। और दूसरी बात है, एक तो करेला स्वयं ही तीता, दूजा नीम पे चढ़ा, समझे? हमेशा ध्यान रखिए, एक समझदार दुश्मन बेवकूफ दोस्त से हमेशा बेहतर होता है। एक समझदार दुश्मन बेवकूफ दोस्त से हमेशा बेहतर होता है। और अगर इसके कंटेक्स्ट में मैं बात करूं तो मैं क्या कहना चाहूंगा? मैं यह कहना चाहूंगा, ट्रंप रोके नहीं रुक रहे हैं। समझे? और उसे भी लंगूर के हाथ में अंगूर दे दीजिएगा तो कितनी देर टिकेगा? यहीं पर नहीं रुके, एक स्टेप आगे बढ़ करके कह रहे हैं कि किसी न्यूट्रल प्लेस पर हम कश्मीर समस्या का भी समाधान निकालेंगे, दोनों पक्षों को लेकर के। ठीक है? और हमेशा एक बात ध्यान रखेंगे, डैमेज डन इज डैमेज डन। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। और हमेशा इस बात को भी ध्यान रखें, परसेप्शन कई बार रोल प्ले करता। बोफोर्स में करप्शन के परसेप्शन ने राजीव गांधी से सत्ता ही नहीं छीनी, उनकी जान भी ली। इस बात को समझें। नहीं, कोलगेट से लेकर के 2G तक कांग्रेस सत्ता से बाहर गई तो 15 साल लग गए, भले उसमें कुछ नहीं हुआ, ना दोष साबित हुआ, ना किसी को सजा मिलने जा रही है। 15 साल तो कम से कम, राम का 12 साल का ही वनवास था, 14 साल के अंदर। हाँ देखिए, अक्सर मैं 12-14 में गड़बड़ा जाता हूं, समझे? तो अगर आप जाकर के देखें तो परसेप्शन, तो ये जो स्थिति है, यह स्थिति खतरनाक है। और अगर आप जाकर के देखें तो जो इतने दिनों में भारत ने अपना अंतर्राष्ट्रीय कद निर्मित किया था, आप स्वीकार करें आप ना स्वीकार करें, भारत के उस अंतर्राष्ट्रीय कद को ऐसा झटका लगा है जिससे उबरना भारत के लिए आने वाले समय में आसान नहीं होने जा रहा है, मेरी जो समझ कहती है। नहीं, यहां पर एक और पहलू बेसिकली, अब आप यहां पर देखें, एक खेल और मिस कर रहा हूं चर्चा में।
टर्की। अगर आप देखें तो पिछले दशक के दौरान आप क्या देखेंगे, सुन्नी वर्ल्ड की लीडरशिप को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा है। इस्लामिक दुनिया के नेतृत्व की टर्की की महत्वाकांक्षा जो है, उसने इस कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाने में अहम रोल प्ले किया। और इसके कंटेक्स्ट में देखेंगे, जैसे आप देखेंगे भारत जैसे जैसे अमेरिका के करीब पहुंचा, पाकिस्तान ने चीन के साथ करीबी बढ़ाई। अभी भी मुझे ध्यान है 2009 में ओबामा का फर्स्ट ऑफिशियल विजिट था चाइना, ठीक है। एक संयुक्त बयान जारी किया गया, ठीक है, भारत और चीन और अमेरिका के द्वारा। और ठीक उसके एक सप्ताह बाद तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अमेरिका विजिट हुआ। तो जब यहां से अमेरिका के लिए रवाना हो रहे थे, तो भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अमेरिका विल हैव टू डिसाइड which one is preferable for it, whether it is Chinese growth or Indian development. America will have to decide. अब बेचारे वो बहुत जोर से नहीं बोल पाते थे, समझे, लेकिन उस शख्सियत की खासियत थी, धीमे भी बोलते थे ना, समझे, तो पूरी दुनिया कान लगा के सुनती थी, समझने की कोशिश करती थी, समझ। संयोग से जो ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुआ, उस समय अगर मैं मिस नहीं कर रहा हूं, आसिफ अली जरदारी थे पाकिस्तान के मुखिया। आसिफ अली जरदारी अचानक से चीन पहुंचे और वहां से लौटते हुए उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अमेरिका को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर वह पाकिस्तान के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को लेकर के सेंसिटिव नहीं है, तो पाकिस्तान के पास चीन का विकल्प है। यही लाइन एग्जैक्ट था, समझे। अब यही क्या होता, धीरे धीरे आप देखें सऊदी अरबिया और अमेरिका के संबंध सुधरते, और इधर भारत और सऊदी अरबिया के भी संबंध सुधरते। तो पहले पाकिस्तान की राजनीति में कुछ भी होता था, पाकिस्तान के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को कुछ भी होता था तो दौड़ करके जाते थे सऊदी अरबिया। अब धीरे 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 चीजें बदल रही। अब कुछ भी होता है तो टर्की जाते हैं, ठीक है। तो टर्की के साथ पाकिस्तान की नजदीकियां बढ़ी, और अभी जो सिचुएशन आया, इस सिचुएशन में सऊदी अरबिया के सामने, क्योंकि अभी भी सऊदी अरबिया सुन्नी वर्ल्ड के में नेतृत्वकारी भूमिका सऊदी अरबिया की है। सऊदी अरबिया के अपने कंपल्सन है, और ऐसा माना जा रहा है कि इस सीज फायर में सऊदी अरबिया ने भी बैक चैनल से जो काम किया है उसकी भी अहम भूमिका है। उसने भी भारत पर प्रेशर को बिल्डअप करने का काम किया है। तो केवल अमेरिका नहीं है, केवल न्यूक्लियर वार की आशंका नहीं है, केवल चाइना नहीं है। और अगर आप जाकर के देखें तो इस पूरे के पूरे परिदृश्य में मुझे लगता है केवल दो कंट्री मुझे दिखे। एक इजराइल ने खुलकर के भारत को सपोर्ट किया, और दूसरा रसिया ने पॉजिटिव सिग्नल दिया। जबकि पाकिस्तान के पक्ष में अगर आप जाकर के देखें तो क्या आपको यह नहीं लगता कि कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक फ्रंट पर हम फेल्योर रहे?
और सवाल यह उठता, यह स्थिति क्यों पैदा हुई? क्योंकि मुझे तो इसका एक ही कारण समझ में आता, जो मैंने बात आपको कही, प्लान बी प्लान सी। ठीक है, जो होना चाहिए था कि किस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, शायद वो हमारे पास नहीं था। हमने ये इमेजिन नहीं किया कि हम पर इतना भी इंटरनेशनल प्रेशर बिल्डअप हो सकता है। दैट मे बी पॉसिबल। पाकिस्तान की बेचैनी क्यों बढ़ी हुई थी सीज फायर के लिए, ये हमें समझ में आया नहीं आया, ये बात नहीं। लेकिन ये दबाव केवल पाकिस्तान पर नहीं था। अगर ये फुल फ्लेज वार में तब्दील होता तो न्यूक्लियर वार का फॉर्म ले सकता है और भारत की भी परेशानी बढ़ सकती है। ये दबाव भारत के ऊपर भी था। और जिस तरह से भारत के राफेल को जो है, जिस तरीके से मार गिराया गया, इसने भारत पर भी प्रेशर को बिल्डअप किया है। वहां से ये चीजें, मैसेज बहुत क्लियर हो गया कि चाइना खुलकर के पाकिस्तान के साथ खड़ा है और भारत को पाकिस्तान से केवल नहीं लड़ना होगा, भारत को पाकिस्तान के साथ साथ, नहीं तो क्या कारण है, क्या कारण है कि जब पूरा का पूरा विपक्ष, देश की जनता सरकार के साथ इस मसले पर खड़ी है, तो उस स्थिति में सरकार को ऐसे सीज फायर की जो है, ऐसे सीज फायर की दिशा में पहल करनी पड़ रही है जो उसके लिए बैकफायर करेगा, जो सरकार की छवि को ही धूमिल नहीं करेगा, नेतृत्व की छवि को ही धूमिल नहीं करेगा, जो भारत की छवि को भी धूमिल करने वाला साबित होगा। और मुझे लगता है कि अगर आपका कैलकुलेशन यह था कि अमेरिका आपके साथ खड़ा होगा, तो यह आपकी भूल है। क्या आपको पहले से नहीं पता था? आईएमएफ ने इसी बीच ना $1 बिलियन का लोन सैंक्शन किया, सहायता सैंक्शन किया, और क्या आपको लगा था कि आप रुकवा देंगे? क्या आपको यह नहीं पता था कि अमेरिकन और यूरोपियन कंट्री जो हैं, आईएमएफ के द्वारा जो डिसीजन मेकिंग की जाती, उनमें उनका शेयर कितना है, उनके वोट में उनका शेयर कितना है? और क्या अमेरिका या यूरोपियन कंट्री ने कभी भी, क्योंकि ये तो पहले से लग रहा था कभी भी कुछ हो सकता है, कुछ बड़ा होने वाला है, क्या उस सिचुएशन में कभी उसने सपोर्ट किया भारत को कि भारत अगर पाकिस्तान पर अटैक करता है तो उसको वो जस्टिफाइड मानेगा, वो उसको सपोर्ट करता है? नहीं। इससे पहले कि अटैक शुरू हो, डिस्कलेशन की बात, और डिस्कलेशन के लिए दबाव जो है, जो तनाव निर्मित हो रहा है, कैसे उसको कम किया जाए, इसके लिए दबाव निर्मित होने लगा। मेरी बातें स्पष्ट हुई? तो ये लार्जर कंटेक्स्ट हैं, जिस लार्जर कंटेक्स्ट में इनको देखने की जरूरत है, जिस लार्जर कंटेक्स्ट में इनको समझने की जरूरत है। और इस सिचुएशन में मुझे लगता है, इस सिचुएशन में मुझे लगता है इंडियन मिलिट्री फेल नहीं की है, इंडियन मिलिट्री फेल नहीं की है। इवन पॉलिटिकल डैमेज कंट्रोल को के लिए मिलिट्री को सामने लाना पड़ा है। ठीक है, यह फेल्योर इंडियन डिप्लोमेसी का फेल्योर है, यह उसकी असफलता है, इंडियन डिप्लोमेसी की असफलता है। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि यद्यपि ये ऑफिशियल वार नहीं था, ठीक है, भारत ने लगातार, आप देखेंगे, ये क्लैरिफाई करने की कोशिश की है कि ना तो पाकिस्तान के सिविलियंस पर हम अटैक कर रहे हैं, ना पाकिस्तान की मिलिट्री पर और मिलिट्री बेस पर हम अटैक कर रहे हैं। वो काम हमने सेकेंड फेज में किया, जब पाकिस्तान ने हमारे सिविलियंस
और हमारे मिलिट्री पर अटैक करने की कोशिश की। तब हमने, और अभी तो देखें, अभी तो चीजें सामने आ रही हैं कि उसके बाद जो ड्रोन घूमते पाए गए, तो ये माना जा रहा था कि वो जस्ट लाइक एक सर्वे कर रहे हैं, वो अटैक के लिए नहीं आए थे, वो सर्वे कर रहे हैं। और इसलिए ये आशंका जताई जा रही है कि निकट भविष्य में हो सकता है कुछ बड़ा होने वाला हो, जैसे कि कल के इंडियन मिलिट्री के ब्रीफिंग में चीजें सामने आ रही हैं। तो मुझे यह लगता है कि शायद इस सिचुएशन से बच करके हमें पाकिस्तान पर इंटरनेशनल प्रेशर बिल्डअप करने की रणनीति अपनानी चाहिए थी। वो समाप्त नहीं होता, और आपने अटैक कर दिया तो ये समाप्त नहीं है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान अब अटैक नहीं करेगा या पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करना बंद कर देगा, मुझे नहीं लगता। ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, चेक करने की बात थी। और चेक करने का तरीका वही होता है, बैक चैनल से कम्युनिकेट करें, ठीक है, फ्रंट पर इंगेज करने की बजाय, और इंटरनेशनल प्रेशर को बिल्डअप करने की कोशिश करें। नहीं, अब देखिए ना, बांग्लादेश तक ने सपोर्ट किया। तो ये मोटा मोटी, यहां तक में कोई प्रश्न, कोई दुविधा है, बतलाइए, किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो। क्या कोई प्रश्न है? नहीं, चलिए तब कल से हम अपने टॉपिक पर आएंगे। और दो ऑप्शन एक हैं, कई दिन से मैं मिस कर जा रहा था। जैसे हमने इंडियन पॉलिटी का प्रश्न आपके साथ डिस्कस किया 70th बीपीएससी का, तो उसी तरह इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर का भी डिस्कस होना है ट्रेंड्स के कंटेक्स्ट में। तो दो ऑप्शन हैं, एक है कि उस डिस्कशन को क्लास टाइम पर ही कल रखा जाए, या दूसरा ऑप्शन है उसको क्लास टाइम से इतर डिस्कस किया जाए। क्या विकल्प है, बतलाइए। क्या किया जाए? क्लास टाइम में तो ठीक है, तब कल रोशन सर डिस्कस करेंगे, फिर परसों।